स्टार्ट करें। हाँ, फर्स्टिंग हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन और मेजरमेंट हमारे पास। इस चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। इस पे हमारे पास अच्छा खासा क्वेश्चन साइंस ओलंपियाड में आता है और जेई प्रिपरेशन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेस क्रिएट करेगा। 11th क्लास में जाकर के यहीं पे परेशान हो जाते हैं। डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस जो करते हैं वहीं पे परेशानी उठाना पड़ता है, तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। जाना पहचाना वो टॉपिक रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। 11th में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ना है। तो फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है उसको अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ लॉज, या फिर उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कुछ हम थ्योरी दे करके या कुछ बोलते हैं ना कि लॉजिक दे करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे सिंपल सा एक ले लेते हैं हमारे पास एग्जांपल, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें इतना तो पता है ना कि फोर्स जो होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात कर ले, जैसे बोल दिया जाए कि स्काई जो होता है हमारे पास ब्लू कलर का होता है, नॉर्मली दिन के समय तो ऐसा ही दिखता है। तो ब्लू कलर जो दिखता है इसके लिए कोई फार्मूला तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना कि उसका फार्मूला होगा जैसे न्यूटन का फार्मूला है उस तरीके से कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे हम स्कैटरिंग के थ्रू बता सकते हैं कि स्कैटरिंग की वजह से हमारे पास जो स्काई होता है अपना ब्लू कलर का दिखता है। तो यहाँ पे किसी फिनोमेना को अगर एक्सप्लेन कर पा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लॉज या फिर हमारे पास कोई लॉजिक है तो उन सारे को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ अपने को देखने को मिलेगा। देख लेते हैं यहाँ पे। वहाँ पे लिख रखा है मैंने। जैसे फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात कर ले तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास, या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई फिनोमेना होना चाहिए, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। तो फिनोमेना की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं पे अगर कोई लॉ हो तो हमारे पास क्या होगा, इसके पास कोई फॉर्मूला होगा। अगर इसके पास अगर फॉर्मूला अगर एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स इसके पास दो चीज़ तो और हो सकता है। एक हमारे पास मैग्नीट्यूड हो सकता है और दूसरा हमारे पास यूनिट हो सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी आसानी से डेफिनेशन के थ्रू आप याद रख सकते हो या इस तरीके से याद रख सकते हो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब के पास जो होता है हमारे पास, या तो एक्सप्लेन कर सकते हो उसको, उस फिनोमेना को, या फिर उसको लॉ के फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर लॉ अगर लिख रहे हैं दैट मीन्स उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा यूनिट होगा। ये समझते हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ फॉर्मूला का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास मास का इसका अगर मैं यूनिट की अगर बात करूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ फोर्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास जो F हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। 20 की अगर बात करें, ये 20 हमारे पास क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और ये जो न्यूटन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहला जाएगा, यूनिट कहला जाएगा। ये हमारे पास क्या कहला जाएगा, यूनिट कहला जाएगा। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसका डेफिनेशन है प्रॉपर एक छोटा सा। दूसरा यहाँ पे अगर बात कर ले तो क्लासिफिकेशंस के बारे में अपने पास दे रखा है कि किस तरीके से क्लासीफाई किया गया हमारे पास। तो क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरली हम दो बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक तो हमारे पास होता है डिपेंडेंसी के बेसिस पे, मतलब कौन किस पे डिपेंडेंट है या नहीं डिपेंडेंट है, इसके बेसिस पे करते हैं। और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनके पास डायरेक्शन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा डेप्थ में अगर क्लासीफाई करें तो कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी है लेकिन वो ना तो स्केलर में आते हैं ना ही वेक्टर में आते हैं। तो उन सबको अलग से देखेंगे। कुछ हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं तो एक अलग से क्लासिफिकेशन दूंगा। पहले भी मेजर जो भी हमारे पास टॉपिक है उसको देखते हैं।
तो क्लासिफिकेशन का दो टाइप हमारे पास चलता है। एक हमारे पास चलता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, और दूसरा हमारे पास चलता है बेसिस ऑफ डायरेक्शन। जो हमारे पास डिपेंडेंसी के बेसिस पे अगर बात करें तो दो पार्ट में क्लासीफाई, एक हमारे पास फंडामेंटल होता है, दूसरा हमारे पास होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वही अगर डायरेक्शन के बेसिस पे अगर बात करें तो डायरेक्शन के बेसिस पे भी हमारे पास दो होता है, एक हमारे पास हो जाता है स्केलर, दूसरा हमारे पास हो जाता है वेक्टर। तो ये जो दूसरा पार्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन का, ये पूरा पूरा अपने आप में ही एक चैप्टर है जिसको नेक्स्ट पार्ट में कवर आउट करेंगे। आज हम लोग इसको पूरे को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये हमारे पास जो भी हमारे पास 9th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा डेप्थ क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं। एक हमारे पास हो जाता है फंडामेंटल, डिराइव्ड, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, सप्लीमेंट्री, हो गया सप्लीमेंट्री। ये हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन। तो फंडामेंटल, डिराइव्ड, स्केलर और वेक्टर हम जानते हैं, इस बार पढ़ना है। टेंसर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ये कोई एक छोटा सा टॉपिक है, अभी पढ़ लो, क्लास 11th में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा सा टॉपिक है। वैसे टेंसर की अगर बात करें तो टेंसर जो होता है हमारे पास एक ब्लफिंग करने के लिए होता है कि टेंसर है। टेंसर बस जान गए कि ये टेंसर क्वांटिटी है, ब्लफ नहीं करना है वहाँ पे। टेंसर क्वांटिटी से ना तो कोई क्वेश्चन आता है, जस्ट फॉर है ना कि कौन कितने पानी में है, बस पढ़ा है नहीं चेक करने के लिए लोग पूछते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा यूनिट के बारे में देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यूनिट क्या होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मैं किसी का वेट बोलता हूँ, न्यूटन, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि वेट जो होता है हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का फोर्स है। ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यूनिट आप क्लियरली देख पाओगे। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट है। ये हमारे पास क्या है, यूनिट। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका अगर यूनिट लिखने के लिए अगर पूछे तो हम यूनिट कैसे लिख सकते हैं, तो मास का हमारे पास क्या होता है, केजी होता है, और वेलोसिटी का हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम का हमारे पास क्या हो गया, यूनिट हो गया। ये हमारे पास मोमेंटम क्या है, यूनिट हो गया। तो यूनिट का जो हमारे पास चलता है क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो यूनिट हमारे पास कुछ इस तरीके से 3 सिस्टम है हमारे पास बटा हुआ है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर बात करें तो पहला हमारे पास क्लासिफिकेशन चलता है हमारे पास सीजीएस यूनिट।
सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो सीजीएस यूनिट में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास तीनों लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देते हैं, एक साथ क्लियर रहेगा। एक हमारे पास होता है एमकेएस यूनिट और एक हमारे पास होता है एफपीएस यूनिट। यहाँ पे हर एक जो भी हमारे पास सिस्टम एफ यूनिट है उसका जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वही अपने को बता देता है कि मेजरमेंट जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करेंगे किस चीज़ में मेज़र करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास सी हमारे पास दैट मीन्स सी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे सेंटीमीटर को, मतलब जो भी हमारे पास लेंथ होगा उसको सीजीएस यूनिट में हम किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। अगर ये हमारे पास एमकेएस यूनिट अगर होता तो यहाँ पे जो लेंथ होता उसको मीटर में मेज़र करता है। और अगर हमारे पास अगर एफपीएस यूनिट अगर होगा तो जो भी हमारे पास होगा लेंथ उसको फुट में मेज़र करेंगे। तो तीनों में एक क्लियर चीज़ समझ में आ रहा होगा कि तीनों सिस्टम में अगर बात करें तो लेंथ का मेजरमेंट का जो यूनिट है वो डिफरेंट है। सीजीएस यूनिट में हम सेंटीमीटर में लेंथ को मेज़र करेंगे, एमकेएस में हमारे पास मीटर हो जाता है, और वही एफपीएस की अगर बात करें तो एफपीएस में हम जो होते हैं फुट में मेज़र कर लेते हैं। जो भी हमारे पास फिजिकल जो भी हमारे पास लेंथ होता है उसको फुट में मेज़र करते हैं। दूसरा चीज़ हमारे पास आता है ग्राम। यहाँ पे हमारे पास जी रिप्रेजेंट करता है दैट मीन्स ग्राम। जो भी हमारे पास मास होगा उसको ग्राम में मेज़र करेंगे। वहीं पे एमकेएस यूनिट पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास मास होता है उसको किलोग्राम में मेज़र करते हैं। और यहाँ पे जो एफपीएस सिस्टम में होता है पी जो होता है दैट मीन्स पाउंड। अब केक तो खरीदे ही हो गए है ना, केक तो खरीदने पे पता चल ही जाता है कि पाउंड में मेज़र होता है वो, ठीक है। तो हमारे पास तीनों यूनिट में समझ में आ रहा है कि जो भी हमारे पास जो मास होगा उसको ग्राम में सीजीएस यूनिट में करेंगे, जो भी हमारे पास मास होगा एमकेएस यूनिट में किलोग्राम में होगा, और जो भी हमारे पास एफपीएस यूनिट में रहेगा मास जो है पाउंड में रहेगा। इसी तरीके से अगर बात करें तीनों में हमारे पास लास्ट में ऐसा आ रहा है दैट मीन्स जो टाइम जो होगा हमारे पास, टाइम सबके लिए सेम होगा, सेकंड में ही मेजर होता है। टाइम सबके लिए हमारे पास सेकंड में ही होता है। तो एस फॉर यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड, यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड, सेकंड। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि अगर ये यूनिट्स आपको दे रखा हो तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से यूनिट में ये मेजरमेंट किया गया है तो आप आसानी से बता सकते हो कि एमकेएस में है, सीजीएस में है या एफपीएस में है। तो ये क्लियर है हमारे पास। देखते हैं हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे आते हैं। नाम से पता चल रहा है फंडामेंटल। फंडामेंटल कहने का मतलब क्या है, ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। सारे इस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं लेकिन ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बस इतना याद रखना कि हमारे पास ये क्या होता है, इसको बेस यूनिट भी बोलते हैं। पहला पॉइंट जो अपने को याद रखना है, इसको बेस यूनिट भी बोलते हैं। टोटल बेस यूनिट की अगर बात करें तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो इसको या तो बेस यूनिट बोलते हैं या फिर बोलते हैं इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे साथ के साथ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी अपने को याद रखना पड़ेगा, उसका ऐसा यूनिट याद रखना पड़ेगा। और डायमेंशन जो रिप्रेजेंट, डायमेंशन यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ेगा तो आएगा, डायमेंशन का मतलब क्या होता है वहाँ पे समझाऊंगा। बट अभी के लिए याद रखना है डायमेंशन जो होता है हमारे पास, जैसे सिंपल सा बात कर लूँ कि कोई 3D ऑब्जेक्ट है हमारे पास। जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि फ़ोन है हमारे पास, 3 डायमेंशन, उसके पास लेंथ है, कुछ उसका हाइट है, उसका चौड़ाई भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डायमेंशन से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है। हमारे पास ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनमें से कौन कौन सा क्वांटिटी उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ हो रहा है वही उसका डायमेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे डायमेंशन क्या है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास बेस यूनिट कौन कौन है।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हो गया, उसका यूनिट देखेंगे और डायमेंशन रिप्रेजेंट। डायमेंशन लिख रहा हूँ, डायमेंशन का मतलब बता दूंगा डायमेंशन क्या है, थोड़ी देर सब्र कर लेना। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास आ रहा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ दैट मीन्स हमारे पास जो भी हमारे पास लेंथ होगा उसका मेजरमेंट जो करते हैं हम मीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं। और डायमेंशन के लिए, लेंथ के मेजरमेंट के लिए जो डायमेंशन में जो इस्तेमाल करेंगे सिंबल, वो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एल, कैपिटल एल का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल एल। क्या था दूसरा हमारे पास होता है मास होता है। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो यहाँ पे जो डायमेंशन में इस्तेमाल करेंगे वो कैपिटल एम इस्तेमाल करेंगे डायमेंशन किलो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तीसरा हमारे पास होता है टाइम। टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं और इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं टी इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल टी। वैसे मीटर के लिए स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल केजी से लिखते हैं और एस लिख देते हैं। लेकिन डायमेंशन में आप देख पा रहे हो कि मीटर को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही किलोग्राम है तो कैपिटल एम से, और वही सेकंड की अगर बात करें तो कैपिटल टी से। फोर्थ हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर। इसको कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करता है। इसके यूनिट में भी ए लगा करके छोड़ देंगे और डायमेंशन में कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ हमारे पास होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है हमारे पास उसको केल्विन में मेजर करते हैं। कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल के से। 6 नंबर हो जाता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करें तो मोल में मेजर करते हैं, ठीक है, मोल ही लिखते हैं। और यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं, डायमेंशन में अगर इस्तेमाल होता है तो MOL लिखते हैं। 7th फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर बात करें तो कैंडिला इसका यूनिट होता है। और यहाँ पे जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसमें हम CD इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल C स्मॉल d ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये चार्ट अपने को याद होना चाहिए। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे अगर मैं बोल दूँ कि अभी जो हो रहा है 10 सेकंड का मैं समय ले रहा हूँ कुछ लिखने के लिए, तो 10 सेकंड में बोला तो 10 सेकंड के लिए मास रिक्वायर्ड थोड़ी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मास का कोई लेना देना है नहीं। इसी तरीके से अगर बात कर ले, मैं टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर या करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, बेस क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। दूसरा टोटल नंबर्स की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर्स हमारे पास 7 है। इस 7 का नाम याद होना चाहिए प्रॉपर ऑर्डर में, और यहाँ पे डायमेंशन में कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे सिंबल ये अपने पास याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो हमारे पास आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है। डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ,
मैं बोलता हूँ स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो, डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया हमारे पास, टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं प्रॉपरली अगर मैं बात कर लूँ कि अगर मेरे को अगर स्पीड अगर एक्सप्लेन करना है, अगर इसे स्पीड को अगर एक्सप्लेन करना है, तो स्पीड को एक्सप्लेन करना है, डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस का मतलब हमारे पास क्या हो गया, लेंथ। और टाइम की अगर बात करें तो ये भी हमारे पास टाइम तो है, ये भी हमारे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये भी हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो दो या दो से ज़्यादा अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर मिल करके अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हो, explained by two or more fundamental physical quantity. Physical quantity. तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो गया छोटा सा कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ये हमारे पास डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अगर हेल्प ले रहा है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले तो टोटल, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे फंडामेंटल की अगर बात कर ले तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 7 है। अब यहाँ पे हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का नंबर कितना होगा, तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात कर ले तो हमारे पास इसके नंबर्स की अगर जब मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट हो सकता है, ये जितना चाहे उतना हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो आप उतना लिख सकते हो। एक चार्ट भी मैंने लगा रखा है, वहाँ से भी देख सकते हो हमारे पास कि हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, और जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा यूनिट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कितने ऐसा यूनिट, बेस ऐसा यूनिट है, तो 7 ऐसा यूनिट्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हमारे पास ऐसा यूनिट, तो ये हमारे पास दे रखा है। डायमेंशन सिंबल का इस्तेमाल जो करेंगे हम, मीटर के लिए L, किलोग्राम के लिए हमारे पास M हो जाता है, टाइम के लिए T हो जाता है। जो भी हमारे पास टेम्परेचर होता है उसके लिए हम या तो K इस्तेमाल करते हैं या Q इस्तेमाल कर लेते हैं। कई सारे बुक में आपको Q मिलेगा इस K की जगह पे, वो भी चलेगा। एम्पियर के लिए कैपिटल A इस्तेमाल करते हैं, मोल के लिए स्मॉल MOL लिखते हैं, और कैंडेला जो होता है हमारे पास CD लिखते हैं। अब कैंडेला का मतलब क्या होता है, इल्यूमिनेस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। कभी जो CFL बल्ब आता है हमारे पास या LED लाइट जो आता है, उसको कभी उसके कवर को कभी पढ़ना, उस पर आपको इंटेंसिटी दे रखा है। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, वो कितना ब्राइट होगा। जैसे कई बार क्या होता है, एक बल्ब लगाते हैं वो बहुत डिम लाइट देता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बल्ब अगर वही ज़्यादा पावर का लगाते हैं तो उसका लाइट थोड़ा ज़्यादा होता है। इंटेंसिटी इसी को बोलते हैं कि ब्राइटनेस, जो हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ये अपने पास ब्राइटनेस को एक्सप्लेन करता है। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है दैट मीन्स उसका ब्राइटनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में बताई दिया कि हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होते हैं और इनके नंबर्स जो होते हैं इनफाइनाइट होता है, ये बताई दिया। कुछ हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मैंने चार्ट एक लगा रखा है। इस चार्ट में अपने को क्या देखना है, ये पूरा फॉर्मूला सबसे पहले अपने को याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो अगर हमारे पास आता है डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए आता है तो आप आसानी से लिख पाओगे। वैसे मैं डायमेंशन में इन सारे फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एरिया की अगर बात करें तो एरिया का यूनिट कैसे लिखा गया है, मीटर स्क्वायर किस तरीके से लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे एरिया की अगर मैं बात कर लूँ, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इनटू लेंथ। अब सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ये हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, तो इसका लेंथ होगा कुछ और इसका कुछ क्या होगा, ब्रेथ होगा।
तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को आप देखते हो न्यूमेरिकली किसी से मीटर में मेजर करते हैं, इसको भी किस में करेंगे, मीटर में। तो इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो मीटर होगा, इसके लिए भी जो इस्तेमाल करेंगे वो मीटर। मीटर और मीटर जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट देखा कि क्या लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम का मतलब हमारे पास क्या होता है, या तो एरिया इंटू हम क्या लिख देते हैं, लेंथ लिख देते हैं, या फिर हमारे पास सिंपल से समझ लेते हैं इस तरीके से वॉल्यूम को लिखते हैं। जैसे आप जहाँ पे बैठ करके पढ़ रहे हो उस रूम का कुछ क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और कुछ क्या होगा, हाइट होगा। अगर मैं वॉल्यूम अगर लिखना चाहूँ कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखूंगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एरिया कहला जाएगा। क्या ये हमारे पास क्या कहला जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया, एरिया इंटू हाइट लिख दूंगा, तो ये भी हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो भी हमारे पास वॉल्यूम का जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ उन सब में लेंथ, ब्रेथ और जो भी हमारे पास हाइट है उसको किस चीज़ में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। तो इसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे मीटर, ब्रेथ के लिए भी जो इस्तेमाल करेंगे यूनिट मीटर, और जो हाइट के लिए जो इस्तेमाल होने वाला है वो भी हमारे पास मीटर। तो मीटर को अगर 3 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो आप देख पाओगे हमारे पास जो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट दे रखा है, मीटर क्यूब दे रखा है। इसी तरीके से आप देखो वेलोसिटी दे रखा है। वेलोसिटी की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अभी के लिए बस याद रख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं और टाइम को किस में कैलकुलेट करते हैं, सेकंड में। तो इसका ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड को देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, सेकंड इनवर्स लिखते हैं। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मीटर बटे सेकंड लिखा हुआ है। अब सेकंड को ऊपर लेकर के चलेंगे तो मीटर सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इन सारे का अगर फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो आप आसानी से इन सारे का क्या याद रख सकते हो, यूनिट। तो यूनिट मैं नहीं बोलूँगा कि याद कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला प्रॉपर याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको प्रॉपर याद रहेगा, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उनका ये फॉर्मूला है। जैसे इम्पल्स की अगर बात करें तो फोर्स इंटू हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया, फोर्स इंटू टाइम। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या हो गया, मास इंटू जो भी हमारे पास डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, हमारे स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हो फार्मूला, लेकिन फार्मूला बहुत काम का है। ये एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, जब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ लौट करके आता है। तो इसलिए फार्मूला अभी कल याद रखना है। जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक आगे बढ़ेगा इन सारे फार्मूला को हम देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास उससे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो आता है। एक हमारे पास आता है प्लेन एंगल आता है, और दूसरा जो आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का मतलब समझा रहा हूँ। प्लेन एंगल कहने का मतलब हमारे पास क्या होता है, जैसे आप क्लास 8 में आप देखे होगे बहुत सारा एंगल बनाए होंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री। वो कहाँ पे बनाते हैं, वो हम पेज पे बनाते हैं। तो पेज पे अगर सपोज कर लो तो ये हमारे पास मैं बना रहा हूँ, ये मेरे पास एंगल है हमारे पास। तो ये एंगल मैं पेज पे बना रहा हूँ, कुछ हमारे पास एंगल बन रहा होगा, एंगल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल कहलाएगा। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है, यूनिट जो होता है उसको हम बोलते हैं रेडियन। रेडियन में मेजर करते हैं, इससे मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। इसका प्रॉपर अभी और एक्सप्लेनेशन होगा। वहीं पे सॉलिड एंगल की अगर बात करें तो इसका यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट होता है इसका स्टेरेडियन।
स्टेरेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये सॉलिड एंगल एक्चुअली में होता क्या है। सॉलिड एंगल समझाने के लिए मैं एक पेज का इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे जो भी हमारे पास आइसक्रीम जो होता है ना, वो कोन वाला, वही हमारे पास हो गया। जैसे अगर मैं ये कोन बना देता हूँ, ये हमारे पास कोन है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास एक एंगल बन रहा होगा, बीच में कहीं ना कहीं एक एंगल बन रहा होगा। इस एंगल को जैसे इसमें सपोज कर लो, इसमें हम चीनी भर देते हैं, तो ये जा करके कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा नीचे, पूरा 3 डायमेंशनल एरिया मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वहाँ पे जो एंगल डिफाइन होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। ऐसे पिक्चर के हेल्प से मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारे पास कोन है, ये हमारे पास सॉलिड कोन है, और सॉलिड कोन के बीच में हमारे पास जो बनने वाले ये जो एंगल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो आपसे खास कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो एक हमारे पास क्या होता है, प्लेन एंगल, और एक हमारे पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का हमारे पास पूछा जाएगा यूनिट, तो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। अब यहाँ पे प्लेन एंगल का मतलब थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि प्लेन एंगल एक्चुअली में होता क्या है। थोड़ा सा हमारे पास सर्किल का कॉन्सेप्ट आता है, इसको एक्सप्लेन देना में। ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमारे पास रहा रेडियस। अब ये रेडियस हमारे पास चलता हुआ यहाँ से, ये पहले हमारे पास किसी पॉइंट P पे था, अब पॉइंट Q पे आ चुका है, Q पे आ चुका है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। आर्क बोलते हैं, आर्क लेंथ। ये तो हमारे पास रेडियस है। अब यहाँ पे जब हमारे पास रेडियस जब मूव किया यहाँ पे, तो रेडियस जब मूव करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास क्या बनेगा, एंगल बनेगा, थीटा। एंगल हमारे पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो इस थीटा को हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है L/R होता है। अब सोच के देखो कि जो भी हमारे पास लेंथ है, हमारे पास जो भी हमारे पास लेंथ है, इसको आप किस चीज़ में मेजर करोगे, मीटर में करोगे। जो भी रेडियस है, इसको भी किस चीज़ में करोगे, मीटर में। तो मीटर से मीटर तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स ये थीटा के पास कोई यूनिट ही नहीं है, ये थीटा के पास कोई हमारे पास यूनिट नहीं है। ये हमारे पास एक रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। फिर भी इसका जो हमारे पास यूनिट हम डिफाइन कर देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेडियन बोल देते हैं। तो जब भी एंगल के ऊपर हमारे पास इस तरीके से C लिखा हुआ मिल जाए, समझ लेना कि हमारे पास क्या है, रेडियन में बात कर रहा है। इसमें बात कर रहे हैं, प्लेन एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी अगर जैसे अगर मैं बोल दूँ एग्जांपल के लिए 22, एक मैं डिग्री लिखता हूँ और एक मैं लिखता हूँ ये हमारे पास 22C लिखता हूँ। तो ये हमारे पास जो मेजरमेंट है, ये हमारे पास डिग्री में है, और ये जो मेजरमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास प्लेन एंगल में, दैट मीन्स रेडियन में। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बेसिक सा कन्वर्जन के ऊपर बनता है हमारे पास, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, वो आगे देखेंगे। बट अभी के लिए समझना है कि प्लेन एंगल हमारे पास क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल हमारे पास क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट याद रखना है। प्लेन एंगल कैसे बनता है, तो किसी प्लेन पे अगर ड्रॉ कर देते हैं एंगल, तो उसको सिंपली प्लेन एंगल बोलते हैं। और एक हमारे पास 3 डायमेंशनल अगर एंगल बनता है, यहाँ पे आप देख पाओगे सॉलिड कोन के बीच में जो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इतना याद रखना है हमारे पास। नेक्स्ट एक और हमारे पास बच चुका है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें, तो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कैसा होता है, इसके पास तीनों चीज होता है। मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है,
डायरेक्शन होता है। बट इसमें क्या हमारे पास डिफरेंस है, टेंसर क्वांटिटी एक ऐसा हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे जैसे हम अलग होते जाएंगे, अलग अलग पॉइंट पे जाएंगे, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड भी वेरी कर जाएगा और वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा। जैसे सिंपल सा मैं बताता हूँ, रबर वाले गेम सब लोग देखते हैं, ठीक है। एक सपोज कर लेते हैं, एक छोटा सा स्टिक है हमारे पास, एक छोटा सा हमारे पास है, ये स्ट्रेट था, इलास्टिक स्टिक था ये हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा बेंड करने की कोशिश करता हूँ और तब जा करके मैं छोड़ूंगा। अगर यहाँ पे अगर कोई बंदा अगर खड़ा है तो उसको बहुत सारे मतलब जोर से चोट लगेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे अगर कोई बंदा हमारे पास खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, चोट जो लगेगा कम लगेगा। तो आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पे फोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाई फोर्स लगेगा इस पर्सन ए पे। वही पर्सन बी पे अगर बात करें तो उतना ही तो हमारे पास झुका है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फोर्स कैसा रहेगा, फोर्स का वैल्यू जो होगा कम रहेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट में फोर्स तो लग रहा है हमारे पास, दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, लेकिन हमारे पास फोर्स का वैल्यू क्या है, एक जगह ज़्यादा एक जगह हमारे पास क्या हो चुका है, कम गया। तो ये हमारे पास इसी ये हमारे पास प्रॉपर्टी किसका होता है, टेंसर क्वांटिटी का होता है। तो टेंसर क्वांटिटी में एग्जांपल आप याद रख सकते हो, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन, दिमाग वाले स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या स्केल नॉर्मली सब लोग तोड़ते हैं, अगर स्केल की अगर बात करें तो स्केल को अगर ज़्यादा बेंड करते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक आपको पता होता है कि यहाँ तक अगर बेंड करेंगे तो स्केल हमारे पास टूटेगा नहीं, उसमें क्या होगा, क्रैक डेवलप होगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, वो आगे देखेंगे। तो स्ट्रेस उसी को बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस खिंचाव, तनाव, हिंदी में अगर बोल दे तो खिंचाव और तनाव। तो अभी के लिए तत्काल के लिए एग्जांपल अपने को याद रखना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होता है हमारे पास टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, और टेंसर फिजिकल क्वांटिटी में अपने को याद क्या रखना है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। वैल्यू जो होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड की अगर बात करो, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो मैग्नीट्यूड क्या कर जाएगा, वैरी कर जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका डायरेक्शन क्या कर जाएगा, वैरी कर जाएगा, ठीक है। ऑल थ्री जो भी हमारे पास टेंसर फिजिकल क्वांटिटी होता है उसमें हमारे पास कभी या तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा या फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से समझना टेंसर क्वांटिटी की। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक बैलून है यहाँ पे हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ऐसा समझ लो कि हमारे पास इसके अंदर पानी क्लियरली भरा हुआ है। अब यहाँ पे अगर अपन क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे अगर फोर्स लगाएंगे तो पानी में जो होता है ना, यहाँ पे मान के चलते कि ये फोर्स लगाते हैं। अब जैसे ये फोर्स लगेगा, फोर्स हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, बट जाएगा। ये फोर्स जो होगा हर एक डायरेक्शन में इक्वली बट जाएगा, हर एक डायरेक्शन में इक्वली क्या हो जाएगा, ये फोर्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये फोर्स हम सपोज कर लो कि 100 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई किए थे, ये 100 न्यूटन सपोज कर लो ये अपन अप्लाई किए थे। अब ये 100 न्यूटन क्या होगा, अगर ये क्या होगा, कितने फोर्स में मैंने बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 फोर्स में मैंने 7 डायरेक्शन मैंने दिखाया कि 100 न्यूटन जो होगा 7 पार्ट में बट गया। देख पा रहे हो 7 पार्ट में बट गया। तो अगर मैं 8 पार्ट अगर ले लूँ, 7 पार्ट में अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे मान लेते हैं 700 न्यूटन, मान लेते हैं क्लियरली। यहाँ पे हमारे पास 100 न्यूटन इधर लग रहा होगा, 100 न्यूटन इधर लग रहा होगा, 100 न्यूटन यहाँ पे, 100 न्यूटन यहाँ पे भी लग रहा होगा। तो अब देख रहे हो कि हर एक जगह पे हमारे पास फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करें तो हर एक फोर्स का आप देखो डायरेक्शन क्या हो चुका है, हमारे पास चेंज हो चुका है।
डायरेक्शन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो ये शायद इस एग्जांपल से आपको टेंसर क्वांटिटी क्लियर हो गया होगा कि टेंसर क्वांटिटी में या तो हमारे पास मैग्नीट्यूड बदल जाता है या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास पानी में लगने वाला हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करें तो कोई नीचे लग रहा है, कोई साइड में लग रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरीके के फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। जस्ट समझाने के लिए बोला हूँ कि टेंसर क्वांटिटी है नहीं, समझाने के लिए बोला हूँ। तो अपने पास याद रखना है टेंसर क्वांटिटी का डेफिनेशन, टेंसर क्वांटिटी इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक से दूसरे पॉइंट पे जैसे ही हम जाएंगे या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज, सॉरी उसका हमारे पास क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों हो जाए, तो उसको क्या बोल देंगे, टेंसर क्वांटिटी बोल देंगे। फिशिंग रॉड काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, आप सोच सकते हो तो इसके बारे में सोच के देखना। यही हमारे पास बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट लगेगा फिशिंग रॉड में भी। तो फिशिंग रॉड में भी हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो जो तनाव, जो खिंचाव जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट देखोगे तो फिशिंग रॉड में देखो जो बेस वाला होता है वो मोटा होता है, जैसे जैसे हमारे पास फिशिंग रॉड आगे जाता है वो पतला होते जाता है। तो इस पर सोचिएगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। ये हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट, हमारे पास फिगर्स आता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बात करें तो जो भी अगर कैलकुलेशन अपन करते हैं सही करते हैं, नॉर्मली तो सही करते हैं, वो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो अगर कैलकुलेशन अगर हमारे पास सही है और जितने डिजिट तक, जनरली हमारे पास क्या होता है ना कि अगर कुछ डिजिट, अगर सपोज कर लो कि एग्जाम में भी लिखा होता है कि 2 डिजिट तक करना है, जैसे अगर मैं बोलते हैं 22/7 लिखा हुआ है, तो 22/7 को अगर देखा जाए तो 3.14 लेने के लिए बोला जाता है, लेकिन इसके बाद भी डिजिट आते जाते हैं, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो जहां तक आप कैलकुलेट करके छोड़ दिए, जहां तक कॉन्फिडेंस आपको था कि 3.14 तो आएगा ही आएगा, तो जितने डिजिट का कैलकुलेशन पे अपने को कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स आते हैं जनरली, वैसे रूल्स देखेंगे अभी। तो जितना ज़्यादा हमारे पास बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, वो बोलेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट कैलकुलेशन है, ठीक है। एक्यूरेसी देखते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज कर लो एक्यूरेसी यहाँ पे टर्म आ जाता है, एक टर्म एक्यूरेसी की अगर बात करें तो ये हमारे पास रिलेटिव टर्म होता है। अब समझते हैं रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी सपोज कर लो 22/7 है, ये वैल्यू कोई दो बंदा कैलकुलेट कर रहा है, एक हमारे पास पर्सन ए है और एक हमारे पास पर्सन बी है। अगर ये कैलकुलेट करता है 22/7 तो ये लिखता है 3.1 होगा कुछ, ठीक है। और ये हमारे पास बंदा जो है कैलकुलेट करता है नहीं 3.14 होगा, 3.14 होगा। दोनों सही लिख रहा है, दोनों जो हमारे पास जो कैलकुलेशन किया है बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाए कौन किसका ज़्यादा एक्यूरेसी है, एक्यूरेट में तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट के है, तो जिसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब जिसके पास क्या होगा, कैलकुलेशन नंबर ऑफ डिजिट जिसके पास ज़्यादा होगा वो हम क्या बोलेंगे, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पे यही चीज़ है हमारे पास। इसके पास अब देखो तो 2 ही डिजिट है, इसके पास कितना आ चुका है, 3 डिजिट आ चुका है। मतलब एक्यूरेसी की यहाँ पे अगर बात करूँ तो लिख सकता हूँ accuracy of B is higher than A। जो हमारे पास एक्यूरेसी है हमारे पास, B का जो एक्यूरेसी है हमारे पास वो A से हायर है। A से क्या हमारे पास हायर है, इतना बस ध्यान में रखना है अपने को। तो आप देख पा रहे हो कि एक दूसरे के रेट दोनों तो सही था, लेकिन बोल देते हैं इसमें थोड़ा सा ये स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमारे पास एक्यूरेसी कहने का मतलब ये हमारे पास ये मान लेना कि एब्सोल्यूट टर्म है। ये क्वेश्चन में MCQ पूछा जाता है कि एक्यूरेसी इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव टर्म। तो जो भी एक्यूरेसी हमारे पास होता है रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। जैसे सिंपल सा अगर मैं बात कर लूँ, अपनी क्लास में भी ऐसा ही होता है कि कुछ लोग होते हैं पढ़ने में ज़्यादा तेज होते हैं, कुछ उनसे आते हैं 4th 5th नंबर पे आते हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन अगर मैं करने के लिए अगर बैठूँ
जस्ट फॉर कंपैरिजन तो खैर बनता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन अगर करते हैं कि जो भी हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास जो क्लास में सबसे फर्स्ट टॉपर है, उसके कंपैरिजन में अगर थर्ड नंबर वाले की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा क्या होगा, हमारे पास डिफरेंस होगा, नॉलेज में डिफरेंस होगा, या जो भी अप्रोच उसका है थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वही अगर मैं फर्स्ट और लास्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो उसमें बहुत सारे डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो डिफरेंस के टर्म में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास रिलेटिव टर्म, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव टर्म। यहाँ पे आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर डेफिनेशन देख लो सिग्निफिकेंट फिगर्स का, उसके बाद आते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे देख लो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हमारे पास डेफिनेशन सिंपल है, कैलकुलेशन इन कैलकुलेशन द डिजिट्स ऑन व्हिच वी हैव फुल कॉन्फिडेंस आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं और जो भी उसमें हम डिजिट लिखते हैं जिस पे अपने को कॉन्फिडेंस है, उन सारे डिजिट को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स की अगर बात करें तो इनके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन फ्रेम होता है। उससे पहले हमारे पास 2 टर्म है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म यहाँ पे बोला जाए लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, ये सही है। या फिर हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी है, इसका मतलब उसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि एक्यूरेसी, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 नंबर हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स है, इसीलिए मैंने बोल दिया कि बी जो है ज़्यादा एक्यूरेट है एक एक कंपैरिजन में। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 2 पॉइंट यही है हमारे पास। देखते हैं सिग्निफिकेंट जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनके रूल्स देखते हैं। हो गया, देखते हैं हमारे पास रूल्स क्या क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। देखिए हमारे पास सबसे पहला हमारे पास जो रूल होता है उसमें ये बोला जाता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर, कोई आप कैलकुलेशन करते हो उसमें जितना भी नॉन जीरो नंबर है सारा हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट है। एक एक करके चलेंगे तो रूल्स हमारे पास मिक्सअप नहीं होगा। तो देख करके चलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 लिख रहा हूँ। सेकेंड हमारे पास हो गया 1.29 हो गया। इन सारे जगह पे आप देख पा रहे हो कि इसमें पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन दे करके पूछ लेगा कि इनके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नॉन जीरो नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 है। दैट मीन्स इसके पास अगर बात कर ले तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वहीं पे यहाँ पे अगर बात करें तो डेसिमल से अपने को अभी डरना है नहीं। तो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर्स की अगर बात करें तो 3 आ रहा है, तो ये हमारे पास तक लगेगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करूँ तो हमारे पास नॉन जीरो हमारे पास जो नंबर आ रहा है 3, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट।
तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल है, और फर्स्ट रूल पे हमारे पास जो क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं वो मैंने दिखा दिया कि इस तरीके से नंबर दे दिया जाएगा विदाउट डेसिमल या विद डेसिमल, और पूछ लिया जाएगा कि हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो इन सारे में आप देख पाओगे। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल हमारे पास क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो नॉन जीरो नंबर है और उनके बीच में अगर जीरो आ जाता है तो उन जीरो को हम किस तरह काउंट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट नंबर की तरह या सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह काउंट करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बोला क्या जा रहा है। स्टेटमेंट की अगर बात करें तो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है जीरोज बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स। जो भी जितने भी हमारे पास जीरोज होंगे, नॉन जीरो जो जीरो नहीं है उनके बीच में अगर पड़ेगा अगर जीरो, तो उन सारे को हम सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फर्स्ट वाला, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं हमारे पास ये रहा नॉन जीरो और ये रहा नॉन जीरो, इनके बीच में हमारे पास जीरो पड़ रहा है। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर की तरह ट्रीट करेंगे। और वैसे नॉन जीरो फर्स्ट रूल में हम ऐसे भी देख चुके हैं कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 तो हमारे पास सिग्निफिकेंट था ही, और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जीरो भी हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे बोल सकते हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो ये डेसिमल लगा हुआ है 1.01 लिख रखे हैं। डेसिमल से कोई मतलब नहीं है अपने को। यहाँ पे देखना है कि ये हमारे पास नॉन जीरो और ये वाला भी हमारे पास नॉन जीरो है। इन दोनों के बीच में हमारे पास जीरो आ रहा है। दैट मीन्स ये जीरो हमारे पास किस तरीके से काउंट होगा, सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो नंबर कितने हमारे पास, 2, और कितने जीरो हो गए हमारे पास दोनों के बीच में, 1। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स की अगर बात करें तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरीके से अगर बात कर ले तो यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे पास है फर्स्ट नॉन जीरो, सेकंड 3 और 9 हमारे पास नॉन जीरो है। इनके बीच में हमारे पास जीरो आ रहा है। दैट मीन्स ये जीरो भी हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स की अगर बात कर ले तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग सॉल्व करना। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। ठीक है, बोला क्या जा रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई नंबर लिख रखे हैं, कोई नंबर मैं लिखता हूँ, उसके पहले हमारे पास जीरो आ जाता है, नॉन जीरो के पहले अगर कोई जीरो आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 0.023। इन सब अपने को बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अगर बात करूँ तो नॉन जीरो नंबर्स हमारे पास कौन सा है, हमारे पास 2 और 3। 2 और 3 से हमारे पास पहले क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये बोला जा रहा है जीरोस बिफोर नॉन जीरो नंबर्स, जितने भी जीरो नॉन जीरो नंबर से पहले आते हैं उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो अपने से पूछा क्या जाएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट इसके पास कितना है, तो इसके पास नॉन जीरो नंबर्स इसके पास 2 ही बचे हैं, दैट मीन्स इसके पास कितना हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरीके से अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास, यहाँ पे अगर बात करें तो नॉन जीरो नंबर जो हमारे पास वो है 1, 3 और 2। तो सबसे पहला ध्यान देना है कि 1 और 3 जो नॉन जीरो नंबर हमारे पास है, इनके बीच में एक जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ये जीरो को तो सिग्निफिकेंट ट्रीट करेंगे। लेकिन 1 से जो पहले हमारे पास जीरो आ रहा है, ये तो हमारे पास क्या है, नॉन जीरो नंबर से पहले जो जीरो आता है इसको सिग्निफिकेंट हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहाँ पे डिजिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरीके से यहाँ पे अगर बात कर ले तो ये हमारे पास नॉन जीरो नंबर रहा, इस नॉन जीरो नंबर से पहले ढेर सारा जीरो आ चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे बात कर ले तो सिंपल सा हमारे पास 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये हमारे पास थर्ड रूल था। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फोर्थ रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर था, उसके बाद डेसिमल जहाँ से ख़त्म होता है उसके बाद से हमारे पास जीरो आना शुरू हो गया, तो उस तरीके के हम क्या बोलते हैं, उस तरीके के जो भी जीरोस आएंगे उसको सिग्निफिकेंट की तरह हम काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ और जो कन्फ्यूजन हुआ उसको भी साइड में कंसिडर करूँगा। यहाँ पे देखते हैं, पहले एग्जाम्पल में लिखता हूँ ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। यहाँ पे बताना अपने को किसके पास कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो हमारे पास 1, 3 और 2, यहाँ पे तीनों हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं। और नॉन जीरो नंबर के बाद हमारे पास यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल दे रखा है। तो डेसिमल के बाद हमारे पास ये जीरो जो आ रहा है हमारे पास डेसिमल के बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, दैट मीन्स उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इस पूरे नंबर में अगर बात करें, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की अगर बात कर ले तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये रहा, हमारे पास 1 रहा, 4 रहा, ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट वैसे ही देख करके बता दोगे। लेकिन यहाँ पे जो 3 जीरो आ रहा है, 4 के बाद जो हमारे पास जीरो आ रहा है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, तो इन सारे को सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये हमारे पास 3 ऐसे हो गया और 2 ऐसे हो गया। और यहाँ पे 1 से पहले एक जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे रूल हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो भी हमारे पास जीरोज यहाँ पे देख चुके हैं कि जो भी हमारे पास जीरो जो ऑल नॉन जीरो नंबर, तो ये हमारे पास ये सेकंड नंबर था, ये हमारे पास सेकंड नंबर, ये थर्ड। ठीक है, जो भी हमारे पास नॉन जीरो से पहले जो जीरो आता है उसको हम सिग्निफिकेंट की तरह कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पे देखो 1 से पहले हमारे पास जीरो आ रहा है, इसको हम सिग्निफिकेंट की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5। सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 3 के बाद डेसिमल है, उसके बाद 0 0 लिख रखा है,
तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि डेसिमल के बाद अगर आ रहा है हमारे पास, डेसिमल के बाद अगर हमारे पास जीरो आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये तो नॉन जीरो है ही, और ये जीरो आ रहा है तो ये भी हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट। इसी तरीके से ये वाला आप कंसिडर कर लो पॉज करके, जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये डेसिमल दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 6। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल जाएगा। ये फोर्थ रूल था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फिफ्थ क्या बोलता है। फिफ्थ रूल की अगर बात करें तो हमारे पास बोलता है कि पावर के फॉर्म में, है ना। अगर कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बता दूं, यहाँ पर सिंपल सा लैंग्वेज में बता रहा हूँ अपने को कि अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये लोअर क्लास में आप सीख करके उनके स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ले लेता हूँ 4.230 इंटू 10 टू द पावर में लिखता हूँ 27। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे पावर ऑफ 10 जो होगा हमारे पास, ये हमेशा ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट होगा या इनसिग्निफिकेंट। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास, तो ओवरऑल की अगर बात करें तो इसका कोई पावर ऑफ 10 का कोई रोल ही नहीं होता सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो यहाँ पे बस इसको देखेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल दे रखा है तो 4.230 दे रखा है, तो 423 तो वैसे ही हमारे पास नॉन जीरो नंबर है तो सिग्निफिकेंट। और ये जीरो की अगर बात करें तो डेसिमल के बाद आ रहा है, दैट मीन्स ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होगा। तो 4230 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, कोई ट्राई करो। इसमें बताना अपने को कितना हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स, पॉज करके सोच समझ करके एक बार आंसर लिखना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो दोनों जीरो आ रहा है वो हमारे पास डेसिमल के बाद आ रहा है, दैट मीन्स ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट है ही, इसका कोई रोल नहीं होता है। तो टोटल सिग्निफिकेंट की अगर बात करें तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है।